गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस समय सामान्य अध्ययन यानी सामान्य जागरूकता से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो यह जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, टेट, सुपर टेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का जो पहला प्रश्न है हम लोगों का, उसको करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? जो चक्रीय बेरोजगारी होता है उसका अर्थ बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ए है व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी, बी ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और सी ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, और डी ऑप्शन है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो यह जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ए सही हो जाएगा, क्योंकि व्यापार में चक्रीय बेरोजगारी का जो अर्थ होता है वह चक्रीय बेरोजगारी का जो अर्थ होता है व्यापार चक्र में मंदी के दौरान उत्पन्न बेरोजगारी से है। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय उतार चढ़ाव या परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है तथा आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में समग्र मांग घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और आर्थिक मंदी वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग में बहुत गिरावट हो जाती है। इसलिए जो चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है वह व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी उत्पन्न होना होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो इसका ए ऑप्शन है 5वीं, बी ऑप्शन है 6ठे, और सी ऑप्शन है 3री, और डी ऑप्शन है 9वीं। तो यह जो पंचवर्षीय योजना है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो इसको बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है बी वह सही हो जाएगा, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और गांवों के अन्य आर्थिक गतिविधियों में संवर्धन हेतु स्तर के लिए की गई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का तीसरा प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई? तो इसका ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है जहांगीर, और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसका जो ऑप्शन है बी वह सही हो जाएगा। तो जो चित्रकला की जो मुगल शैली की शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय से हुई थी। हुमायूं ने अफगानिस्तान में अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। फारस में हुमायूं की मुलाकात मीर सैयद अली के साथ तथा ख्वाजा अब्दुस्समद से हुई थी, जिसमें मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुमायूं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है खेड़ा, सी ऑप्शन है बारडोली, और डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यह जो तिनकठिया प्रथा है इसका संबंध बिहार के चंपारण से था। इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों ने प्रत्येक किसान को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे, और 3 भाग का कट्ठे पर नील की खेती करने की इस प्रथा को तिनकठिया प्रथा कहा गया था। यानी कि जो 20 भाग में से 3 भाग पर नील की खेती करने के लिए उन लोगों ने एक योजना बनाई थी, जिसको कि तिनकठिया प्रथा का कहा जाता है, जिसका जो संबंध है वो पश्चिमी चंपारण से यानी कि चंपारण से है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है शांत ज्वालामुखी, बी है जागृत ज्वालामुखी, सी है सुषुप्त ज्वालामुखी, और डी है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इसका जो सुमेलित जो नाम है, कहाँ से संबंध है, तो शांत ज्वालामुखी है जो देमवंद यानी कि इसे संबंधित है। बी ऑप्शन है कि जागृत ज्वालामुखी जो है स्ट्राम्बोली से संबंधित है। सी है सुषुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ से संबंधित है, या निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना से संबंधित है। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि यह जो निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि
एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, न कि निष्क्रिय ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी जो इटली में स्थित है, जबकि ईरान का देमवंद एक शांत ज्वालामुखी है, यानी कि यह शांत ज्वालामुखी है और यह ईरान में स्थित है। और इस्तांबुली एक जागृत ज्वालामुखी है, यह इस्तांबुली जागृत ज्वालामुखी है जो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और क्राकाटाओ जो है यह इंडोनेशिया देश का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना में है। एटना जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का 5वां प्रश्न जो है, इसमें उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है, वह कौन सा पर्वत है? तो इसका ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है विंध्याचल, सी ऑप्शन है हिंदुकुश और डी ऑप्शन है सतपुड़ा। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत जो है अरावली है। यह प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विभिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा अरावली। इसका 5वां प्रश्न है आज का। आज के 6वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? इसका ए ऑप्शन है साहित्य लेखन, बी ऑप्शन है वाद्य यंत्र, सी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन और डी ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य। तो जो पंडित जसराज थे उनका संबंध शास्त्रीय गायन से है। ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1930 को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हुआ था। इनका संबंध जो है वो सेनिया घराने से है। तो इसका जो सी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न हम लोगों का। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों और महिलाओं का समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसमें ए ऑप्शन है आइसलैंड, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है रूस। तो इसका जो ए ऑप्शन है आइसलैंड, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय देश आइसलैंड जो है वह पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह वर्ष 2017 में आइसलैंड की संसद ने इस संबंध में कानून पास कर दिया था। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आइसलैंड। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 8वां प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज मतलब किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसमें ए ऑप्शन है नंदलाल बोस, बी ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, सी ऑप्शन है कामरुल हसन और डी ऑप्शन है जियाउर रहमान। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कामरुल हसन द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्वज को 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। ध्वज में हरे पृष्ठभूमि पर एक लाल गोला है। यह लाल गोला सूर्योदय को दर्शाता है और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों के बहाए खून का प्रतीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है कामरुल हसन, ये सही हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है, क्योंकि भौतिक और रसायन विज्ञान में न्यूक्लियन परमाणविक नाभिक के निर्माण में प्रयुक्त कण होते हैं, जो परमाणु के नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होता है। यह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं होता है, क्योंकि यह एक नाभिक के अंदर का नहीं पाया जाता। मतलब यह एक जो है यह नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये सही हो जाएगा। और आज के 10वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं।
आज का प्रश्न जो है 10वां वो है बेकिंग सोडा का प्रयोग में होता है, यानी किस में होता है। इसका ए ऑप्शन है बेकिंग पाउडर बनाने में, बी ऑप्शन है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, सी ऑप्शन है पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में। तो इसका कूट बताना है। कूट मतलब ए, इसका जो ऑप्शन हो जाता है ए, 1 और 2 सही है, या बी ऑप्शन में 1 और 3 सही है, या सी ऑप्शन में 2 और 3 सही है, और डी ऑप्शन में 1 2 3 यानी तीनों सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वह खाने में यानी सोडा प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, जो पेट की अम्लीयता को दूर करता है तथा अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है, इसलिए इस जो खाने के काम भी आता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यानी कि 1 2 और 3 ये तीनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है, यह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत किसी लाभान्वित पद पर होना चाहिए। तो इसमें हमको कूट रचित मतलब कूट दिया गया है। पहला ऑप्शन इसका है 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन है कि 1 और 3 सही है, इसका सी ऑप्शन में है 2 और 3 सही है, या ये सभी सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह ए हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य तभी बन सकता है जब वह निम्न योग्यता को पूरा करता हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो इसका जो ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि यह 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस पे सही का टिक लगाते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर का जो प्रश्न है वह है भारतीय संसदीय प्रणाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लीडर जिसके पास सदन की कुल सदस्य संख्या की कितनी सीट होने मतलब सीटों से कम नहीं है, उस सदन के विपक्षी दल का लीडर माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है 1/10, बी ऑप्शन है 1/9, और सी ऑप्शन है 1/8, और डी ऑप्शन है 1/7। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लीडर जिसके पास सदन की कुल संख्या मतलब जो कुल सदस्य संख्या होती है उसके 1/10 सीटों से कम नहीं होता है, मतलब होना चाहिए, उस सदन के विपक्षी दल का लीडर माना जाता है। मतलब कुल सदस्य की जो संख्या 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का 13 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि अवरोधिनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आमाशय से भोजन का निकास, बी ऑप्शन हो जाएगा आमाशय में भोजन का प्रवेश, सी ऑप्शन हो जाएगा आमाशय में भोजन का मिश्रण, और डी ऑप्शन हो जाएगा बृहदान्त्र से भोजन का निकास। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, वह जो ऑप्शन है ए आमाशय से भोजन का निकास होता है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अवरोधनी पेशी जो है इसके द्वारा आमाशय से भोजन के निकास को नियंत्रित किया जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव है जिससे भोजन का पाचन होता है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आमाशय से भोजन का निकास। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।